बैठ जाओ सारे। बैठ जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी करो बेटा। सब लोग बैठ जाओ जल्दी से। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जल्दी बैठ जाओ सारे। टेस्ट है आज, जल्दी करो। टेस्ट था ना। लास्ट। सब लोग बैठ जाओ। सबसे लास्ट में जो लोग बैठे आगे आ जाओ कृपया करके। कैप वाले भैया आप आगे आओ। आ गया बेटा, यहाँ पे आ। बैठ जाओ जल्दी, टेस्ट है। हाँ, पीछे वालों को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। बेटा आगे आ जा। कहाँ बैठा है बच्चे? तू भी आ गया, यहाँ जा, सबसे आ गया। भाग क्या? यहाँ बैठ। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे कोई है? आ गया बेटा, यहाँ पर कहीं बैठ जा। यहाँ बैठ। इस साइड आ जा बेटा, यहाँ पे कहीं पे बैठ जा। यहाँ बैठ जा, यहाँ जगह है। इस साइड आ जा, उधर जगह है। तू सबसे आ गया लास्ट, जिसने कैप लगा रखी। आ गया मेरे पास, आ यहाँ। जल्दी आ, जल्दी। सबसे आ गया। कोई बात नहीं, इधर हो। और जगह घेर रहा है। इधर इधर हो। तुम लोग ना ट्रेन वाला आदत पड़ा हुआ है। ट्रेन रुका है, कोई बैठ ना जाए, है ना। जल्दी आ गया, यहाँ पे आ। क्या नाम है तेरा? है? हाँ, अंशुमन ना। बैठ जल्दी, यहाँ बैठ। इसके पास बैठ। बहुत बदमाश हो यार तुम लोग। तेरे पास कोई बैठा है? तेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ, उधर तेरे साथ में कोई बैठा है? तेरे से ही बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बैठा है? कोई नहीं है ना? तू छुप रहा था पीछे, आजा। आगे आजा, मेरे को दिख रहा है। तेरे को ही कह रहा हूँ, जल्दी आ। यहाँ बैठ जल्दी। इसके यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ बैठ। कहाँ घूम रहा है? स्टार्ट करें भाई? ठीक है, आयो स्टार्ट करते हैं। आज 4 लेक्चर है। हाँ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जल्दी। तू आ गया जा भाई, आ गया जल्दी, आ गया। बैग कहाँ है तेरा? दोनों आ गया, दोनों आ गया। इधर हो जा भाई। एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो। कुछ खाने को लाया नीचे से? छुपा छुपा के खा रहे हो पीछे? कुछ खाने को लाया है फिर? हाँ, मुझे भी खिलाओ। नहीं, हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। वहां देख रहे हैं रिमोट से कैसे एसी ऑन हो रहा है। अजीब हाल है तुम लोगों का।
पढ़ोगे कब? कोई ऐसा है जो कल एब्सेंट आ जाए? हाथ खड़ा करे। जो कल एब्सेंट थे, क्या हुआ भाई तेरे को, क्यों एब्सेंट है? तबीयत खराब है, बैठ। और कौन कौन एब्सेंट था, क्या हुआ? बाकी और कौन था, हाथ खड़े करो। एब्सेंट क्यों हो रहे हो भाई तुम लोग? फीवर? बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। फ्राइडे को इस चैप्टर की मैं पीडीएफ डालूंगा, टेस्ट की। असाइनमेंट मैंने डाल दिया है। फ्राइडे को आप सब लोग इसका एक टेस्ट दे रहे होंगे अपने आप से, सेल साइकिल का। सही है। और इसके अलावा सेल वाले का भी एक टेस्ट में डालूंगा सैटरडे को, क्योंकि संडे को आ भी रहा है वो पूरा। सही है। आप अपने आप से उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या नहीं आ रहा? आ तो रहा होगा। आवाज नहीं आ रही? बेटा आवाजें आएंगी, टेंशन ना ले। नवंबर आने दे। हाँ। पता नहीं कौन कौन सी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएंगे, कि तुम्हें पता नहीं है। फिर बोल रहा हूं सभी लोगों को, बेटा बैठ जा भाई, जल्दी बैठ। सभी लोगों को बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखें। अभी हम लोग जुलाई में हैं, यहां से एग्जैक्ट 10 महीना आपके पेपर में। सही है। 4 महीने को होगा, 10 महीने से भी कम समय है। और आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा उससे कम से कम 2 महीना पहले। तो आपके पास 8 महीना है, लगभग 70 चैप्टर है अभी। 79 होते हैं, मान लो 70 करने हैं आपको। ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको आप समझते हो कि हमें आता है, 2-4 तो होंगे ही कम से कम। इसलिए मैं कह रहा हूं सीरियस रहेंगे, जल्दी से सारा सिलेबस कंप्लीट करो। और आप में से जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, फिजिक्स या केमिस्ट्री को क्वेश्चन बनाने स्टार्ट नहीं किए, वो वेट कर रहे हैं कि अचानक से कोई प्रकट होगा और मुझे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है? अपने रास्ते खुद बनाने स्टार्ट करो। ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं जो हमने फील किया था क्लास 11, भाई सुन लो ध्यान से। क्लास 11th में जब बायो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बुक देख के समझ नहीं आया कि अजीब सा पता नहीं कैसी इंग्लिश लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पहला चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन फिजियो पढ़ा रहे थे वहां पे। तो पहला चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम मैंने खुद से रीड किया, चीजों को हल्की हल्की सी इमेजेस दिमाग में बनाने की कोशिश करी, और उससे वो चैप्टर रीड करके कुछ कुछ उसके रोल याद करे, डिक्शनरी से देख के जैसे। वो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लास में पढ़ाया नहीं गया था। तो जब वो क्लास में पढ़ाया गया तो मुझे थोड़ा आज समझ में भी आया। और उसके बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें फुल मार्क्स आ गए। मेरी बात समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने ट्रांसपोर्ट भी फिर खुद से पढ़ने की कोशिश की, फोटोसिंथेसिस को भी खुद से समझने की कोशिश की, खुद से रीड करके। तो मुझे ये समझ में आया कि करना कैसे है। सेम चीज मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप फिजिक्स में या किसी भी केमिस्ट्री में या बायो में खासकर, या किसी भी सब्जेक्ट में जहां आपको वीकनेस फील हो रही है, कोई एक चैप्टर पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के प्लीज खत्म करो उसे। अगर आप एक चैप्टर पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसे खत्म करोगे, जिसमें आपका भी एक छोटा सा कोई ग्रुप भी बन गया होगा दोस्तों का जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे बेटर आपको आने लगेगा वो चैप्टर, तो क्या होगा, आप उनको डाउट बताने लगोगे। समझ जाओ इस बात को। उससे क्या होगा, आपको इंटरनल खुशी मिलनी स्टार्ट होगी, चलो मेरे को इससे तो ज्यादा आता है। सिलेक्शन बाद की बात है, पहले कम से कम बगल वाले से तो ज्यादा आता है। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है तैयारी का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं तैयारी में, हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मेरे फुल आए मुझे मतलब नहीं है, पर मेरे औरों से ज्यादा आने चाहिए। समझ में आ रहा है? 720 में इस बार लोगों को इतनी खुशी नहीं है क्योंकि उनके औरों से ज्यादा नहीं आए। सिर्फ एक टॉपर होता 720 का तो ज्यादा खुशी होती। समझ में आ रहा है? वो शेयर करते हुए खराब लगता है। तो सेम चीज आपके साथ है। किसी एक चैप्टर को लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके, अगर आपको लग रहा है कोई वीकनेस है, उस पर पूरी जान लगा दो, खुद से करो, टीचर की हेल्प लो, जैसे भी करके उसके मिनिमम एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाओ, वो आपको आ जाए। और उसका अगर स्कोर भी हो जाए आपका, तो फिर आपको प्रोसेस सेट हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। नहीं तो क्या होगा, अभी 1-1.5 महीना निकला है, ऐसे 2 महीने 3 महीने निकलेंगे। 2 से 3 महीने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे हार मान चुके होते हैं इंटरनली, थोड़ा बहुत यार बन नहीं रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, मतलब बायो हो रही है मान लो या कुछ हो रहा है। फिर 4-5 महीने के बाद उन्हें श्योर हो जाता है कि यार इतना बैकलॉग हो गया, अब नहीं होगा। ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती है, ये आप लोगों को पता है ये बात। तो प्लीज इससे भागो मत। विद इन 10 डे 15 डेज किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो और उसको पढ़ने का एक प्रोसेस डेवलप कर लो, ताकि बाकी चीजों पर उसका इंपैक्ट आने लगे।
क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्या वीक है, आपके तीनों वीक है मान लो, तो कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़ा सा, उसके सहारे से फिर बाकी भी होने लगेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा स्टूडेंट आपने देखा हो क्लास 12th में जो मान लो फिजिक्स में 100 ले आए और बायो में फेल हो जाए। ऐसा कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं खुद के साथ। समझ में आ रहा है? या तो सब में फेल हो जाएगा या सब में अच्छा करेगा। इसीलिए किसी एक में अच्छा करने की कोशिश करो, सही है, और टारगेट करो पहले वीक वाले को। क्लियर? बेटा मैं वो बात बता रहा हूं जो आज से 2 महीने बाद होगी, प्लीज रेडी रहो चीजों को लेके। अभी बदला जा सकता है, बाद में बदल नहीं पाओगे। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अचानक से कोई आके आपके बगल में बैठेगा और कहेगा कि ला एक चैप्टर में फिजिक्स का तुझे पूरा बैठ के समझाऊंगा और सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगा और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं वाला, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, खुद लगना है हमने अभी। क्लियर है? सही है। फीवर आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पैरासिटामोल आती है। सही है। जॉन्डिस की जिसको दिक्कत होती है, तो मैंने बार बार बोला घर से बाहर रहो, तो कोशिश करो कि फ्रूट्स लो ज्यादा, है ना, और ऐसी चीजें खाओ जो नुकसान ना करे। मैंने ये बार बार बोली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई भी लिवर का टॉनिक यूज करो, नुकसान नहीं होगा। अपनी प्रायोरिटीज बना लो, क्योंकि आप सब लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं जहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। हमने बेटा माइटोसिस करनी है आज पूरी। ठीक है, और इसके अराउंड में बात करूंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था, ये देख लिया था, हमने ये चीज लिख ली थी? ठीक है, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है उसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? लास्ट लाइन का क्या मतलब है? बैठ जा भाई। लास्ट लाइन का क्या मतलब है? हाँ बोल बोल। ठीक है, कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू होता है, क्लियर कट लाइन नहीं बना सकते, पर हमने 2-3 चीजें याद रखनी है कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट किस पॉइंट पे हम बोलते हैं, खत्म किस पॉइंट पे होता है, और कौन सा चीज उसका मेन पॉइंट है। मतलब फॉर एग्जांपल मेटाफेज का मेन पॉइंट है क्रोमोसोम का सेंटर पे लगा होना। स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये मुझे पता होना चाहिए। सही है? ये बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी लिखती है कि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वी कैन नॉट ड्रॉ क्लियर कट लाइंस। हम क्लियर कट लाइंस नहीं बना सकते। क्लियर है? हम क्लियर कट लाइंस क्या नहीं कर सकते, यहां ड्रॉ नहीं कर सकते। मेरी बात समझो ध्यान से। क्लियर है बेटा? ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को मुझे आपको समझाना है। सबको दिख रहा है G1 G2? ठीक है, क्या मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो ये G2 का बन गया? बताओ जल्दी से। ये G2 का बन गया, किसी को डाउट है? इसमें मैंने ये सेंट्रोमियर बना दिया। फर्क समझ में आ रहा है? यहां कितने क्रोमोसोम है? 6। यहां कितने हैं? 6। तो डीएनए डबल हुआ था किस फेज में? एस फेज में। अब मैंने G2 में दिखा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको डिवाइड करके अलग अलग लेके जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके क्या कर रहा हूं, अलग अलग लेके जा रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करके अलग अलग लेके गया हूं। बीच में से सेम, ये सेम थे, एग्जैक्टली कॉपी थे एक दूसरे के। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास यहां कैपिटल ए जीन थी तो यहां क्या थी? स्मॉल ए। पाप लगेगा तुम्हें, कैपिटल ए होगा। सही है? यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, तो यहां कैपिटल ए है, तो यहां क्या है बेटा? स्मॉल ए। यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए। तो इसकी जीन एग्जैक्टली सेम है। और क्या अलग हुआ है? सबको समझ में आ रहा है अलग क्या हुआ है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये समझ में आ रहा है? तो माइटोसिस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस का मतलब होता है ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इसे हम माइटोसिस में मेन देखते हैं। और क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड की जीन सेम थी, इसीलिए ये दोनों सेल जेनेटिकली क्या होंगे? आइडेंटिकल। जेनेटिकली क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। यस और नो? जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है सारी जीन सेम है। इसको आप लिख सकते हो सेम जीनोटाइप भी लिख सकते हो, इन्हें आप क्लोन भी लिख सकते हो। यस, सेम जीनोटाइप बनेगा। दूसरी चीज, ये पेरेंट सेल है। ये क्या है? पेरेंट सेल। यस, ये क्या है मेरे पास? डॉटर सेल है। ये क्या है? डॉटर सेल है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। सही है, इसलिए इसको कौन सी डिवीजन बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं बेटा,
अब हम माइटोसिस को लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमने बनाया नहीं था, तो अगर बनाना है तो बना लो जल्दी से, हम आगे चलेंगे। क्या चीज? दोबारा बना लेना, कोई बात नहीं, रुक जा तेरा, दोबारा बना ले। बनाया था हमने, नाच लाइन नहीं लिखी थी ना, लिख ले पहले, डायग्राम बना ले, एक लाइन छोड़ दे पहले, पहले बना लो डायग्राम, जल्दी से जल्दी करो। किसी ने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किया जो कल मिला था? कर दिया है? पूरा करना है उसको भाई, जैसे ही चैप्टर खत्म हो, आपके पास थर्सडे तक का टाइम है, सही है? हाँ, मैंने कल, मैं रुका ही नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगा कल दिया है तो कल आप बनाओगे, आपको नीड होगी तो आज रुक जाऊंगा मैं, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए भी मैं आपसे रुक सकता हूं, कभी भी आपको कोई भी डिस्कस करनी है आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। सबसे खराब क्या होता है कि आप चुप रह के ये सोच लेते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अगले साल देखूंगा, वो सबसे खराब सिचुएशन होगी, प्लीज ये सब ना करना, ठीक है। लिखिए जल्दी से। बना लिया? लिख लिया? आज है नीट, किसी को डाउट की आप में से? अभी किया नहीं होगा असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, सेल वाले चैप्टर में किसी को चाहिए क्वेश्चंस एक्स्ट्रा? मैं एक काम कर देता हूं, उसका लेवल 2 बना देता हूं, पर उसमें मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी डाल दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए होते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। हर एक चैप्टर के 2 असाइनमेंट बना देते हैं, लेवल 1 जो जैसा आपको दिया, 2 पावर प्लस थोड़े से बदल के क्वेश्चन, लेवल 2 वो वाला, उतना कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। किसको किसको लग रहा है नेक्स्ट ईयर पेपर मुश्किल आएगा? तुम कुछ कर सकते हो इसके लिए, तो पढ़ लो चुपचाप। अलग ही है तुम लोग, जो चीज तुम कर नहीं सकते जिसमें बदलाव, उसके लिए सोच के क्या फायदा है? यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि आप सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, हम डाटा दे देंगे आपको, ठीक है। मान लो जो डाटा दें उसमें से नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर बहुत बाहर चला गया, तो वो किसी को नहीं आता होगा। नहीं बेटा, वो बाहर नहीं बोलते हैं, वो तो क्या है कि वीडियो चलने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगी वीडियो है? मान ले वो टाटा बॉक्स ऑप्शन में था, वो चाहिए ही नहीं मुझे, पहले ऑप्शन से आंसर आ रहा है, तो बाहर में कुछ भी लिखते रहो। मान ले 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन से तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बाकी में हिस्ट्री का ऑप्शन डाल दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? सही है ना? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ऑप्शन से सॉल्व ना हो रहा हो। दूसरा एक एडवांटेज और है, तुम्हारे पास 15 में से 10 करने हैं ना भाई, सेक्शन बी में 15 में से भी तो 10 करने हैं, तो वो भी है, तो एक 2 एडवांटेज है तुम्हारे पास, तो बाहर से ज्यादा कुछ परेशान ना होना। लिख लिया? चलिए, ये लाइन कोई लिख रहा था, लिख लो इसको, सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी कैन नॉट ड्रॉ क्लियर कट लाइंस। सही है, हम क्लियर कट लाइंस नहीं बना सकते, सही है। वीटी सर से पूछा नहीं कहां गए थे, घूमने गए थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे? अभी नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, 1-2 साल पढ़ा लेने दो सर को। सर पहाड़ों पे जाते हैं खुद से मिलने, है ना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं।
2010 में मैं गया था, यहाँ पे कोई झारखंड में है, पारसनाथ कोई जगह है ना। लोग मना कर रहे थे ऊपर नहीं जाना चाहिए, हम जबरदस्ती गए, कुछ था ही नहीं वहां पे ऊपर, एक मंदिर था छोटा सा, कुछ है ही नहीं ऊपर ना। कोई गया है ऊपर? हाँ, कुछ तो है नहीं, खाली टेम्परेचर डिफरेंस है, नीचे से ऊपर में टेम्परेचर डिफरेंस है, और तो कुछ ऐसा दिखा नहीं हमें, एक मंदिर है नॉर्मल सा, है ना। बस लोग मना करे तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं लोग पता नहीं क्यों मना भी करते हैं वहां पे। चलो पढ़ते हैं, पता नहीं यार, थोड़ा गिर जाते हैं इसलिए ना। बहुत बढ़िया, चलो आ जाते हैं भाई। ये वाला एक टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 164 पे दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है पहले जरा बातें समझेंगे। ये क्या कह रहा है टॉपिक, ये कह रहा है कि माइटोसिस जो होती है ना, वो हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपको हैप्लॉइड की माइटोसिस दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, अगर आप मेरी बात समझ पाए, ध्यान से सुने बेटा। मैं हैप्लॉइड की माइटोसिस आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें, और मैं आपको डिप्लॉइड की माइटोसिस भी दिखाऊंगा। आप देख पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं हैप्लॉइड सेल बना रहा हूं तो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, जहां पर मेरे पास ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, जो किस पर जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर पे। कितने क्रोमोसोम बनाए हैं मैंने? 3, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया n=3। अब यहां पर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, ये G2 फेज का है, ये G2 फेज का है, समझ में आ रहा है? हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। अगर मैं हैप्लॉइड की माइटोसिस पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब वो इस तरीके से डिवाइड होके मेरे पास 2 सेल बन गए, समझ में आ रहा है? तो ये सेल भी कितना बना है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, n=3, और इसमें भी क्या है, n=3। तो ये कैसा सेल हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया। तो हैप्लॉइड की माइटोसिस करके, हैप्लॉइड की माइटोसिस करके मेरे पास ये 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कैसे सेल बनते हैं? हैप्लॉइड सेल। तो आप हैप्लॉइड की भी माइटोसिस कर सकते हो, सेल साइकिल वैसे ही चलेगी। अगर आपको डिप्लॉइड की माइटोसिस करनी है, अगर मेरे पास डिप्लॉइड सेल है और वो G2 फेज का है, तो वो कैसा दिखेगा, अभी हमने जस्ट बनाया था वैसा ही है, ठीक है, उसी तरीके का है, ठीक है। तो ये मेरे पास डिप्लॉइड सेल है, आपको दिख रहा है ये सबको, ये डिप्लॉइड सेल है। अब इस डिप्लॉइड सेल में भी देखो एक ही सेंट्रोमियर पर दोनों हैं, तो अगर इसका एक सेट होगा ये वाला तो हैप्लॉइड बोलेंगे, इसकी भी माइटोसिस कर सकते हैं, आप डिप्लॉइड की भी माइटोसिस कर लोगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, चाहे हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, मेरी बात समझना ध्यान से, चाहे हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, कोई भी सेल अगर हमारे पास है उसकी माइटोसिस कर सकते हैं, उसमें सेल साइकिल होती है। इसका मतलब G1S G2M हैप्लॉइड सेल में भी होगा अगर उसकी माइटोसिस कर रहे हो, G1S G2M डिप्लॉइड में भी होगा। अगर हैप्लॉइड की करोगे तो दोनों सेल क्या बनेंगे, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड की करोगे तो डिप्लॉइड। एनसीईआरटी ये लिखती है कि प्लांट्स में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड माइटोसिस शो करते हैं। बोथ हैप्लॉइड सेल किसकी बात कर रहा है, वो एल्गी की, एल्गी को वो लिख रहा है लोअर प्लांट्स, यस, एंड वो लिख रहा है किसकी, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल किसको लिख रहा है, हाइयर प्लांट। मान लो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं, शो माइटोसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? एनिमल में एनसीईआरटी कहती है कि नॉर्मली डिप्लॉइड सेल शो माइटोसिस। इसमें इसने एक एक्सेप्शन बताई है, एक्सेप्शन बताई है सोशल इंसेक्ट की। हाँ, सोशल इंसेक्ट किसको कहते हैं, नहीं हनी भी तो है। सोशल इंसेक्ट किसको कहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में 3 लोग रहते हैं, हनी भी, हाउस फ्लाई की कौन सी सोसाइटी होती है, हनी भी, और सोसाइटी में 3 लोग रहते हैं इंसेक्ट्स में, हनी भी, दीमक, टर्माइट, और चींटियां। ये 3 लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं। इसमें हनी भी की जो सोसाइटी में कौन कौन है, वर्कर, ड्रोन और क्वीन।
तो सोशल इंसेक्ट में आपके पास हनी बी है। हनी बी में क्या है बेटा? मेरे पास अनफर्टिलाइज एग है। ये क्या है? एग। एग से क्या बन जाता है मेरे पास? ये ड्रोन। क्या बन गया? ड्रोन, जो हैप्लॉइड है। तो एग क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड की माइटोसिस होती है, पर एक्सेप्शन है एक तरीके से। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे? पार्थिनोजेनेसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मैं रिपीट कर देता हूं, एनसीईआरटी ने क्लियर कट डाटा बोला है कि प्लांट्स के केस में माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होती है, डिप्लॉइड में भी होती है। हैप्लॉइड का मतलब लोअर प्लांट्स, डिप्लॉइड का मतलब हाइयर प्लांट्स। क्लियर है? सही है? ठीक है। एनिमल्स में ध्यान से सुनेंगे, एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है। एक्सेप्शन क्या है? हनी बी में अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बनता है। ड्रोन मेल है, वो हैप्लॉइड होता है। कितने क्रोमोसोम होंगे ड्रोन में? 16। क्वीन में 32 होते हैं। ड्रोन में कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम। ठीक है? क्लियर? बनाओ जल्दी से। हाँ बेटा। गैमेट्स, गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं। मेरी बात समझ। प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है। तो प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से बन सकता है। एनिमल्स में क्या बोल रहा है कि हैप्लॉइड सेल मियोसिस से ही बनेगा, क्योंकि हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती है। तो जो गैमेट्स पूछ रही है वो कैसे बन रहे होगा? मियोसिस से। प्लांट्स के गैमेट्स बेटा माइटोसिस से बनते हैं, मैं बताऊंगा उसमें, वो हम आगे जाएंगे, क्योंकि मैं यहां अगर थोड़ा भी एल्गी घुसाऊंगा ना तो बहुत सारों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को मियोसिस में भी कई तरह की, 3 तरह की मियोसिस होती है। तो मैं वो यहां ना बता के प्लांट किंगडम में बताऊंगा, नहीं तो यहां खिचड़ी बन जाएगी उसकी। ठीक है? लिख लिया भाई? लिख लो जो नहीं लिखते हैं। ठीक है, पूछो, कुछ पूछना है? बेटा डाउट पूछ लिया करो, आपको कुछ नहीं आता है तो। ये लाइन के मतलब समझ में आ गए? प्लांट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस हो सकती है। एनिमल में नॉर्मली माइटोसिस डिप्लॉइड की होती है। यदि एनिमल में हैप्लॉइड सेल बनाना है तो कैसे बनता होगा? मियोसिस से। अगर मुझे हैप्लॉइड की माइटोसिस देखनी है तो एग सेल की क्या बनती है? ड्रोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? पूछो भाई। हाँ भाई, कौन बताएगा कि प्लांट में, या सॉरी किसी हैप्लॉइड सेल में G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? 2C होगा, क्योंकि उसके G1 फेज में होगा C, G2 फेज में क्या होगा? 2C। और डिप्लॉइड सेल के G1 फेज में 2C और G2 फेज में 4C। सही है? ये फर्क होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में। माइटोसिस दोनों की हो सकती है। और मियोसिस किसकी होती है? सिर्फ डिप्लॉइड सेल की। हैप्लॉइड की मियोसिस नहीं हो सकती। ठीक है? हाँ, चलें आगे। चलिए लिख लीजिए जल्दी। लिख लो भाई जल्दी। है? ठीक है, सही है। थोड़ी देर में तुम भी आगे आ जाओगे ऐसे। नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तुम्हारे अंदर, है ना, शिफ्ट हो रही हैं। चलो पढ़ते हैं। चले भाई आगे चलते हैं, एम फेज की बात करते हैं, आ जाओ।
लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया? 1 मिनट और देख लो, जल्दी करो यार। पर बस भाई, इधर ध्यान दो, आपस में बात ना करो। दो लोग बात कर रहे हैं पीछे आपस में। चेक कर रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में कितना पैसा मिला, नहीं है? कितना मिला? हाँ, शाबाश, यही चाहिए। चलो आओ, ध्यान दो। एम फेज की बात करते हैं बेटा, ध्यान दो सब लोग। एम फेज की बात करेंगे, ठीक है? इधर इधर ध्यान दो यार, कुछ नहीं मिला, इधर ध्यान दो। एम फेज की बात कर रहे हैं। एम फेज में हमारे पास सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आएगा, प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन को, न्यूक्लियर डिवीजन को। अब ध्यान से सुनते चलें। प्रोफेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फेजेस हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा टाइम को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा टाइम ऑफ डिफरेंट फेजेस। इनमें से टाइम किसका कौन सा है? डिफरेंट फेज का हम टाइम की बात करते हैं। सबसे बड़ा इनमें प्रोफेज होता है। प्रोफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद मेरे पास टीलोफेज होता है। उसके बाद मेरे पास मेटाफेज होता है। कुछ बुक में मेटाफेज पहले दे रखा है, टीलोफेज बाद में दे रखा है, चल जाएगा। आपको दो चीजें याद रखनी है क्वेश्चन के लिए। सबसे छोटा और सबसे बड़ा फेज कौन सा है कैरियोकाइनेसिस में? ये लॉन्गेस्ट है और ये क्या है? शॉर्टेस्ट है। यस, सही है। इसका क्वेश्चन कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि हाँ, आपको आपके टीचर ने माइटोसिस की स्लाइड बनाने को दी और आपने माइटोसिस की स्लाइड बनाई। कौन सा फेज दिखने की सबसे कम चांसेस हैं? एनाफेज। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सबसे कम समय के लिए होता है। समझ में आ गया? जो सबसे कम समय का है वो सबसे ज्यादा दिखेगा। अजीब हो यार तुम लोग, गजब। बेटा देखो, अभी इतनी मतलब बारिश वारिश हुई है ना? ठीक है। और उसके मशरूम जो होता है ना, बेसिडियोमाइसिस, उसके स्पोर उड़ते रहते हैं और भूसे में ना बेसिडियो कार्प डेवलप हो जाता है। तो तुम्हारे सर में ना, बाकी तुम समझदार हो, इधर पढ़ लो। ठीक है, गर्मी थी तो आग भी लग सकती थी भूसे में, नहीं? इसलिए यूज करो उसे, दिमाग को, है? अगले दिन बारिश हो गया, दिमाग में भूसा भरे रखोगे तो आग लग जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। इसलिए उसको यूज करो। सही है ना? अब सोचो तुम्हारे न्यूरॉन भूसे में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी खराब बात है ना? हाँ। किसी दिन गाय खा जाएगी तुम्हारे को। इधर ध्यान दो। चले प्रोफेज पे बात करते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज से। लिख लिया सबने? भाई सबसे छोटा फेज एनाफेज है, सबसे बड़ा फेज प्रोफेज है, क्योंकि प्रोफेज में सबसे ज्यादा इवेंट लगते हैं। अब सुन लो ध्यान से क्या क्या इवेंट है। मैंने एक सेल बना रखा है, डेफिनेटली ये एनिमल सेल है क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। कृपया करके ध्यान देंगे, इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या पॉइंट्स बोलती है, सुनो ध्यान से। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है बेटा, आपका डीएनए ऑलरेडी एस फेज में डबल हो चुका है और G2 फेज में वो ऑलरेडी डबल है। तो वो डीएनए आपस में उलझा हुआ है। वो डीएनए क्या है? वो आपस में क्या है बेटा? उलझा हुआ है। वो डीएनए आपस में, ये देखो, ये डबल हुआ डीएनए है। ये अलग अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, आपस में उलझा हुआ है। तो सबसे पहले ये डीएनए थोड़ा बहुत एक दूसरे से सुलझता है, अलग होता है, क्योंकि इसको कंडेंस करना है। तो ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से हम कह सकते हैं अनटेंगल्ड होता है। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो डीएनए को कब डबल हुआ था, डीएनए विच गेट डबल, कब डबल हुआ था? एस फेज में। इन एस फेज इज नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट शब्द का क्या मतलब है समझो, अलग अलग नहीं दिख रहा है। यस, बट वो क्या है? इट इज इंटरवाइंड। इंटरवाइंड शब्द का मतलब है, इंटरवाइंड का मतलब है उलझा हुआ आपस में। सही है? क्लियर है?
अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसकी अनटेंगलिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी अनटेंगलिंग। अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए अकर। अनटेंगलिंग का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा सुलझेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब पहला इवेंट होगा प्रोफेज का, फर्स्ट इवेंट होगा, ये फर्स्ट इवेंट नहीं है, फर्स्ट इवेंट क्या होगा प्रोफेज का। अगर मैं फर्स्ट इवेंट की बात करूं तो क्वेश्चन में वो अर्ली प्रोफेज लिख सकता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट इवेंट का मतलब वो अर्ली प्रोफेज लिख सकता है। तो फर्स्ट इवेंट में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। कोई चीज कंडेंस करना स्टार्ट कर रही है, छोटी होगी और थोड़ा सा थिक हो जाएगी, कंडेंस करना स्टार्ट कर रही है, तो क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। और उसमें क्या होगा बेटा, मेरे पास क्रोमोसोम अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर, मुझे क्रोमोसोम दिखने लगेंगे जिसमें कितने क्रोमेटिड हैं, विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड। 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाले मेरे को क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। तो जरा बोर्ड पे ध्यान रखें, ये मेरे पास वो डीएनए है जो आपस में उलझा हुआ है। ये डीएनए है बेटा जो आपस में उलझा हुआ है ऐसे। ये डीएनए थोड़ा बहुत ऐसे सुलझेगा, समझो, थोड़ा सुलझेगा। फिर ये कंडेंस करके ये क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा ऐसे, कंडेंस करके। हर एक क्रोमोसोम में मेरे पास कितने क्रोमेटिड होंगे, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम आपको दिखने लगेंगे। ये समझ में आ रहा है? 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। अब अगर मैं इसके बाद बोलूं क्या होगा, ये जो मेरे पास ये है सेंट्रोजोम है, इधर देखो, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जा रहा है। एक पोल ये रहा और दूसरा पोल ये रहा। ये मान लो यहां पर थे कहीं पे, और डबल कब हुए थे, एस फेज में। ये कहां मूव करेंगे, अपोजिट पोल पे। कहां मूव करे, अपोजिट पोल पे। सही है? अपोजिट पोल पर जाने के बाद या जाते वक्त इसके चारों तरफ ये माइक्रोट्यूब्यूल लग जाते हैं। जब ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लगते हैं तो इसे एस्टर कहते हैं। इसी एस्टर से बड़े माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं, ज्यादा बड़े, उन्हें स्पिंडल कहते हैं। नॉर्मली क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एक धागा है जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है। तो सेंट्रोजोम के चारों तरफ इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल लग गए, उस स्ट्रक्चर को मैंने एस्टर बोल दिया। अब एस्टर से जब धागे आ रहे हैं जिसे स्पिंडल फाइबर के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ाते थे कि एक स्पिंडल फाइबर में 4 से 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते थे। उसकी नीड नहीं है आपको, उसकी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है कि बहुत सारे स्पिंडल फाइबर से मिलकर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर एक स्पिंडल फाइबर बनता है। तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल यहां लग गए और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इकट्ठा होकर ये स्पिंडल फाइबर बनाने स्टार्ट कर दिए। किससे, एस्टर से। ये समझ में आया? तो अगर अब हम देखें उसके बाद क्या होगा, सेंट्रोजोम कहां जा रहा है, सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, सही है। उससे क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होंगे, अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सही है? क्या अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल अपीयर होना स्टार्ट होगा, और क्या बनेगा, एस्टर फॉर्म होगा। यस। अब इधर देखिए बेटा, 2 एस्टर प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस। यह समझ में आ रहा है? अपैरेटस का क्या मतलब होता है बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर जो मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा है एग अपैरेटस, 2 सिनर्जिड एक एग सेल। आपने पढ़ा है स्टोमेटल अपैरेटस, गार्ड सेल, याद है, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर। क्लियर है? तो ये वाली बात समझ में आ गई, अपोजिट पोल पे आ गए। क्लियर है? अब क्या करेंगे, लास्ट इवेंट इसका क्या होगा, ध्यान सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनो। न्यूक्लियर ये ईआर गोल्जी बॉडी टूटेंगे, सही है, और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होना और डिसअपियर होना अलग अलग बात है। इधर देखें ध्यान से, देख लें फिर लिखें इसे। देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, इधर देखो, हमारे पास ये सेल है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी टूट रही है, ये टूट रही है, यस। और यहां जो गोल्जी बॉडी था, जैसे मान लो ये ईआर था,
तो ईआर जब टूटेगा तो मैं टूटेगा कैसे, ऐसे देखो, मान लो ये इस तरीके से टूट गया, तो टूटने के बाद ये खाली मेम्ब्रेन बच गई। समझ में आ रहा है? खाली मेम्ब्रेन हमेशा, जब भी कोई मेम्ब्रेन होगी टूटी हुई ऐसे, वो हमेशा एक गोल स्ट्रक्चर बना लेगी, वेसिकल। तो ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? वेसिकल में। वेसिकल इतना छोटा होता है, दिखता ही नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ईआर गोल्जी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई। और न्यूक्लियोलस, क्योंकि किसका बना था न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस बना था, ये देखो ये डीएनए है, इस एरिया को न्यूक्लियोलस कह रहे थे, इस एरिया को जहां पर ये डीएनए प्रेजेंट था। अब इस डीएनए ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लिया, तो न्यूक्लियोलस तो डिसअपियर हो गया ना, टूटेगा थोड़ी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, ईआर गोल्जी बॉडी टूट रहे हैं। टूट के क्या बना रहे हैं? वेसिकल बना रहे हैं। सही है? और वेसिकल इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखता नहीं है। क्लियर है? सही है? तो लास्ट इवेंट क्या लिखोगे आप? हम जिसको लिख सकते हैं लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में क्या लिखोगे? क्या क्या टूट गया? ईआर एंड गोल्जी डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट जाएंगे। यस। और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देगा, सेल डिवीजन में एनर्जी चाहिए। यस, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा लास्ट में? लास्ट इवेंट क्या है? देखो, लेट प्रोफेज का मतलब होता है लास्ट में आ गए। उसमें भी सबसे लास्ट इवेंट कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना स्टार्ट करना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देगी, स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। और वो भी किस में चली जाएगी बेटा? वेसिकल में जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी पूरी तरह से नहीं टूटी है, टूटना स्टार्ट कर चुकी है। ये सेंट्रोजोम है अपोजिट पोल पे। अब ये जो सेंट्रोजोम है, इसके चारों तरफ ये क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से आगे स्पिंडल फाइबर आने लगे। अब ये एक एक माइक्रोट्यूब्यूल थे, कई माइक्रोट्यूब्यूल का ये स्पिंडल फाइबर आएगा। यहां पर आपके पास क्रोमोसोम अभी किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में है। अभी साइटोप्लाज्म में वो आए नहीं हैं। क्यों नहीं आए हैं बेटा वो अभी? क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी नहीं है। ये समझ में आ रहा है? तो क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? लास्ट इवेंट क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देगी, पर पूरी तरीके से नहीं टूटेगी। तो प्रोफेज में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले इसको, ये उलझा हुआ है, इसकी अनटेंगलिंग होगी। तो सबसे पहले डीएनए कैसा था? इंटरवाइंड। उसकी क्या होगी? अनटेंगलिंग होगी। क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या दिखाएगा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मुझे माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। कितने क्रोमेटिड? दो। सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, एक यहां आ गया, एक ऐसे यहां आ गया। अपोजिट पोल पे जाने के बाद उसमें क्या आ गए? माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस किसे कहते हैं? ये दोनों एस्टर प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों एस्टर प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। सही है? ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा जाए, स्पिंडल अपरेटस इज मेड अप ऑफ ओनली ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्रू फॉल्स? जोड़ना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, सही है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का है, स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो स्पिंडल अपरेटस पूरी तरीके से किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसको नहीं समझ में आई ये बात? सोचो। स्पिंडल अपरेटस में क्या क्या है? पहले सेंट्रियोल है, दो। किसके बने हैं? 9+0 अरेंजमेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यस। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। स्पिंडल फाइबर किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का। तो वो भी ट्यूबुलिन हो गई। सही है? बोलो। ठीक है, बनाइए, जल्दी बनाइए। लिख लो बेटा एक बार जल्दी से।
बच्चे प्रोसेस लगातार चलता है ना, आप जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि अब ये प्रोफेस खत्म हो गया मेटाफेस, मतलब एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस लगातार है, लाइनें नहीं बनी हुई है, हमने चेंजेस को फेस का नाम दिया, वही है ये। एनसीईआरटी लिखती है इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, प्रोग्रेसिव मतलब जो चीज लगातार चलती है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। हाँ बेटा, एस्टर से जो माइक्रोट्यूब्यूल ये निकले, अलग से बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल जब निकलते हैं ना काफी सारे मिलके, उसको स्पिंडल बोलते हैं। हाँ हाँ, माइटोटिक अपरेटस का मतलब एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। कितने एस्टर? दो, और दोनों कहां होने चाहिए? अपोजिट पोल पे। सही है। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखेंगे, और जिन्होंने लिख लिया प्लीज प्रोफेस रीड करेंगे, जिन्होंने लिख लिया प्रोफेस रीड करें। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला लिख लो बेटा एक बार, लेट प्रोफेस लिखो। ये लिखा, लिख लिया? कोई लिख रहा अभी? लिख लिया? रीड करा प्रोफेस सबने? एनसीईआरटी बेटा पढ़ लिया करो, बाद में बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं। चलो आओ, इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो, जल्दी करो फास्ट। बेट बेटा, असल में क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि डीएनए डबल तो हो गया था, पर अभी भी बहुत अच्छे से उलझा हुआ था, तो वो थोड़ा सा अलग होगा फिर वो कंप्रेस करता है, ऐसा लिखना चाह रही है एनसीईआरटी। ठीक है। हाँ, हाँ बेटा, वो टूट गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर चुकी है, पूरी तरह से टूटी नहीं है।
भाई कोई चीज, मेरी बात सुन ध्यान से, एक होती है डिसअपियर होना, एक होता है टूट के डिसअपियर होना। डिसअपियर तीनों हो रहे हैं, एक हो रही है वैसे ही गायब हो गई और दूसरी टूट के गायब हो रही है, इसलिए मैंने डिसइंटीग्रेट लिखा। ठीक है, सही। भाई इस वाले डायग्राम को, डायग्राम्स पे खास नजर रखेंगे सारे बच्चे। आपको ये दिख रहा है अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है पूरी तरीके से, और अभी ये कंडेंस होना स्टार्ट कर गया है। क्या चल रही है? कंडेंसेशन चल रही है। यस, कंडेंसेशन चल रही है। यस, और यहां पर मुझे क्या दिख रहे हैं? अब क्रोमोसोम दिख रहे हैं, और कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमेटिड। यस, 2 क्रोमेटिड वाले दिख रहे हैं। अब ये देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, टूटती हुई दिख रही है आपको, अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अभी पूरी तरीके से टूटी नहीं है, इसलिए इसको ये क्या लिख रहा है? लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज का भी लास्ट इवेंट कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। सही है, सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से अभी टूटी नहीं है, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट चले, ये वाला लिखो जल्दी। लिख लिया सबने? चलिए आगे चलेंगे। हाँ भाई, यहां पे एक जरा पॉइंट्स को एक बार क्लियर कर देते हैं आपके पास, एनसीईआरटी के जो पॉइंट ध्यान रखने हैं। प्रोफेज क्या है? पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। यस, ठीक है। देखो एस और G2 के बाद आपके पास डीएनए क्या था? नया डीएनए जो बना था वो क्या है? नॉट डिस्टिंक्ट है, पर कैसा है? उलझा हुआ है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाई, किससे स्टार्ट करते हैं? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यहां पर क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब है क्रोमेटिन। सही है, द क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होगा? पहले अनटेंगल्ड होगा। सही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, तो वो सुलझता हुआ कंडेंस होता चला जाएगा। ठीक है, द सेंट्रोजोम जो हमने कब डबल किए थे? एस फेज में, वो कहां मूव करेंगे? अपोजिट पोल किसके? सेल के। ठीक है, प्रोफेज में मुझे क्या क्या दिखेगा? देखो, सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो गया है? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया है, और मुझे क्या दिख रहे हैं? क्रोमोसोम दिख रहे हैं। कितने के साथ? 2 सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। कोई डाउट है? नहीं। सेंट्रोजोम जो डबल हुए थे वो कहां चले गए? अपोजिट पोल पे चले गए। यस, सही है, और हर एक से क्या बाहर आ रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। रेडिएट समझ में आता है? रेडिएट का मतलब है जैसे ये सेंट्रोजोम थे, इनसे ये माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? एस्टर्स। सही है, 2 एस्टर और साथ में स्पिंडल फाइबर, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? माइटोटिक अपरेटस। उसके बाद कह रहा है एंड ऑफ प्रोफेज में, अगर उसको मैं किस में देखूं? माइक्रोस्कोप में, तो क्या नहीं दिखेगा? गोल्जी नहीं दिखेगा, ईआर नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियर एनवलप टूटने लगेगी, पूरी तरह से टूटी नहीं है। हाँ, एक ही बात है, सेम बात। चलिए आगे चलेंगे, हम बात कर रहे हैं बेटा मेटाफेज की। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। ठीक है, पूछो, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? बोलो, कुछ है किसी के पास? कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना? सही है, मेटाफेज में पहला इवेंट बताओ क्या होगा? इधर देखो सारे, सीक्वेंस वाइज याद करो, याद रहेगा। सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटकर वेसिकल की फॉर्म में स्टोर होकर पड़ी रहती है साइटोप्लाज्म में, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते ही क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। यस, साइटोप्लाज्म में जब क्रोमोसोम आ जाएंगे, उसके साथ साथ वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं। पूरी तरह से कंडेंस होने का मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम प्रोफेज में कंडेंस थे, पर पूरी तरह से कंडेंस नहीं थे। पूरी तरह से कंडेंस होने का मतलब वो छोटे दिखेंगे पर काफी थिक दिखेंगे, तो आप माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले टूटेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होगा?
फिर क्या होगा, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाएंगे। फिर उसके सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर याद है, सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर अपीयर होगा और उस पर स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला इवेंट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किसका, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से हमने तोड़ दिया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने पूरी तरीके से तोड़ दिया। उससे क्या हो गया, हाँ भाई, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नाउ कम इन साइटोप्लाज्म। अब मैं आपसे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मान लो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास पेरेंट और प्रोजेनी में, सही है, या हम जैसे लिखते हैं कि मान लो एक असर्शन बोल देते हैं कि जो माइटोसिस है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। सही है, और उसके रीजन में हम ये लिख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर दोनों डॉटर सेल में जाता है। सही है, ये उसका रीजन हो सकता है। समझ में आ रहा है। ऐसे हम यहां पर असर्शन क्या लिख सकते हैं, असर्शन लिख सकते हैं हमारे पास कि क्रोमोसोम जो है मेटाफेज में कहां आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। उसका रीजन क्या लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, सही है। प्लीज ध्यान रखा करो कौन किसका रीजन है। अगर मैं अपोजिट लिखूंगा तो नहीं बैठेगा ठीक। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी है इसलिए वो साइटोप्लाज्म में आया। सही है, बोलो। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्रोमोसोम, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड लिख दिया हमने। थर्ड, क्रोमोसोम इज फुली कंडेंस। कैसा हो गया, फुली कंडेंस हो गया। अगर कोई चीज फुली कंडेंस है, फुली कंडेंस हो गया, इसका क्या मतलब है, ये देखो, आपके पास ये क्रोमेटिन प्रेजेंट था किसमें, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट था किसमें, G1 और G2 में, सॉरी G2 में, है ना। क्या था मेरे पास, क्रोमेटिन। प्रोफेज में क्या दिखा आपको, क्या दिखा प्रोफेज में बेटा, क्रोमोसोम दिखा, देखो ध्यान से। तो प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम दिख गया ऐसे, प्रोफेज में आपको क्या दिख गया, क्रोमोसोम दिख गया ऐसे, इस तरीके से। लेकिन मेटाफेज में वो पूरी तरीके से कंडेंस क्रोमोसोम दिखेगा। कंडेंस क्रोमोसोम थोड़ा मोटा होगा और छोटा होगा हाइट में प्रोफेज वाले से, पर वो होगा कंडेंस। वो क्या होगा, कंडेंस होगा, विजिबल होगा अच्छे से। ये मेटाफेज का है। ये किसका है, प्रोफेज का, ये वाला दिख रहा है। और मेटाफेज का देख रहे हो और ज्यादा कंडेंस है। देखो ध्यान से बेटा, मेटाफेज का देख रहे हो, ये धागे और कंडेंस होके ऐसे बन गए। तो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है ना, वो बेस्ट होता है देखने के लिए। अब देखो, आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस, क्योंकि क्रोमोसोम, एक असर्शन रीजन यहां बना लो, सिंस क्रोमोसोम इज फुली कंडेंस। अगर क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड है तो ये बेस्ट फेज है। अब देखो इसमें एनसीईआरटी के बाहर का क्या याद करते थे हम, बेस्ट फेज है टू सी मॉर्फोलॉजी, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है, अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है तो ये बेस्ट फेज है। बाकी अगर आपको नंबर देखना है और आपको साइज देखना है तो भी ये बेस्ट फेज है। साइज मतलब इससे छोटा नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम कंडेंस है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये धागा है, ये कंडेंस हुआ है और फुली कंडेंस है। किसी चीज का साइज अगर देखना है तो या तो इस एक्सट्रीम पर देखो या इस एक्सट्रीम पर देखो। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, मिडल में नहीं। साइज क्या होगा, या तो बिल्कुल कंडेंस हो जाए या बिल्कुल खुला हुआ, कोई एक देखोगे। तो सबसे ज्यादा कंडेंस किस पे है, मेटाफेज में। इसीलिए ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर के लिखे हैं मैंने, कि साइज और नंबर जो है वो भी देख सकते हो मेटाफेज में, पर मॉर्फोलॉजी तो आप बेस्ट देख ही सकते हो मेटाफेज में, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, फुली कंडेंस है। यहां तक कोई डाउट है, बोलो, जल्दी बताओ बेटा। हाँ बोल बच्चे।
किसी का लास्ट दूसरे का फर्स्ट है। असल में मेरी बात सुन ध्यान से, स्टेजेस प्रोफेज मेटाफेज ही हैं, सही है। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, अगर वो पूरी टूटी वो मेटाफेज में होती है, तो या तो तुझे अर्ली मेटाफेज लिख दे, अगर तुझे लिखना भी है तो उसको अर्ली मेटाफेज लिख दे या ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिख दे, पर तुझे लेट प्रोफेज नहीं लिख सकता, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, किसी का लास्ट किसी का पहला है, ये यहां पर ये लाइन फिर आ जाती है, अपने आप ही उठ के आ जाती है कि क्लियर कट लाइंस नहीं बना सकते, ये करना लगातार प्रोसेस है, किसी का लास्ट किसी का पहला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना जो है वो होता मेटाफेज में। पर तेरे पास मान लो क्वेश्चन आ जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट इन अर्ली प्रोफेज, ठीक है, सही है, दूसरा लेट प्रोफेज, तीसरा एनाफेज और टीलोफेज, तो तू लेट प्रोफेज मार्क कर दे। समझ मेरी बात सुन, जिद नहीं है ना हमारे पास, समझ रहा है, पर दिमाग में हमें यह रखना है कि क्योंकि लाइंस नहीं है, किसी का लास्ट किसी का पहला है, समझ आया? बोल बेटा, वहां पर मुझे बेस्ट जाना पड़ेगा, सही है, ठीक बात है, ठीक है, और पूछो। असल में आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी डील करना है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, क्या पीयर होते हैं, काइनेटोकोर, क्या आ जाते हैं, काइनेटोकोर, किसके बने हैं, प्रोटीन के, प्रोटीनेशियस। काइनेटोकोर अपीयर किस पे, ऑन सेंट्रोमियर। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है जो ये बोलती है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ने बनाया है, ठीक है, जो ये लाइन यहां पर लिखी हुई है, पर कहीं और ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, तो हम ये मानते हैं कि काइनेटोकोर किस पे आते हैं, क्रोमोसोम पे आते हैं, सेंट्रोमियर पर, उस पर आकर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच होता है, काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर किस पे आते हैं बेटा, हाँ किस पे आते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे। ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया, ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये इसका सेंट्रोमियर है, इस पर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर। क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर। कितने काइनेटोकोर आते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड है तो दो आते हैं, पर सिस्टर क्रोमेटिड एक, पर क्रोमोसोम दो, सही है। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने काइनेटोकोर आएंगे माइटोसिस में, 92। एक क्रोमोसोम पे दो काइनेटोकोर बनते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम पे दो काइनेटोकोर बनते हैं, तो कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन में, 46, तो 92 बना लो, सही है। एक सिस्टर क्रोमेटिड का एक होता है, क्लियर, बोलो, पूछना है किसी कुछ, नहीं समझ में आई बात, ठीक है, नोट करो एक बार जल्दी से, चलते हैं आगे। बेटा प्लीज लिखिए जल्दी से और ध्यान से पढ़िए बिना बात करे, नहीं तो क्या होगा आपको, टॉपिक आना अलग बात है, क्वेश्चन करना अलग बात है, ध्यान से करो। चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, क्या लगा हुआ है शेड्यूल में, नहीं पता, बायोलॉजिकल है शायद, अच्छा, नहीं लिविंग वर्ल्ड पहले, लिविंग वर्ल्ड बेटा बीच में पढ़ाएंगे एक बार, मतलब जब प्लांट किंगडम वगैरह खत्म करा देंगे तब, दो क्लास में करा के उसको जल्दी से, हाँ बायोलॉजिकल होगा फिर बच्चे, ऑनलाइन के साथ सिंक चलेगा आपका, जो वहां चल रहा होगा यही वही चलेगा, उससे फायदा क्या होगा कि आपको सेम असाइनमेंट्स आराम से इजीली बना पाएंगे ज्यादा ज्यादा, ठीक है। एमडी सर,
एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, एज पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेबस है। बॉटनी का कहां से है? सब बॉटनी में डाल दे। शांति रख बेटा, अभी मैं बैच में थोड़ी बोल सकता हूं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बोल दूंगा मान ले पढ़ाऊंगा, अलग से आओगे तो मना कर दूंगा। बच्चे टाइम देख के मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, देख लेना। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे आपको जिसको करना होगा, ठीक है। अभी पढ़ो, सही है, पर वो ऑफिशियली एमडी सर को ही देना पड़ेगा। रीजन क्या है? सिलेबस बैलेंस डिसबैलेंस है, ठीक है। मेरे पास ज्यादा सिलेबस रहेगा तो मैं सिलेबस नहीं करा पाता हूं, ठीक है। साफ सीधी बात है, और क्या। मैं अकेले अकेले लगा रहता हूं, सबसे पहले हो जाता है उनका। यस, हाँ। बस ये रहता है कि फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले बहुत स्लो रहते हैं, मैं उनसे पहले करा लेता हूं। बस मुझे उनसे पहले कराना होता है। चलो भाई, बेटा बात ये नहीं है, बात बैलेंस बनाने की है। हाँ, मॉलिकुलर मैं कराऊंगा। एमडी सर ने पूछा था बायोमोलिक्यूल मॉलिकुलर में से एक, मैंने कहा बायोमोलिक्यूल ले लो फिर भी ठीक है, मॉलिकुलर मेरे को कराना है, ठीक है। हाँ है, नहीं नहीं यार पाप लगेगा, चिंता मत कर भाई, सिलेबस ढंग से करता हुआ सुन। क्या होगा मैं तेरे को बताता हूँ, है लिविंग सर को उसमें कुछ है ही नहीं, सर लेंगे ही नहीं। सर माइक्रोब्स बोला था, मना करा सर ने, उसमें कुछ है नहीं ना माइक्रोब्स में भी। बेटा मैंने एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियो छोड़ के और टिश्यू छोड़ के ऑनलाइन में सारा ही पढ़ा रखा है। मैंने बायोटेक भी शायद पढ़ा रखी है, हाँ एक बैच में पढ़ाई हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है ध्यान से सुनेंगे, एक बार इधर देखिए बेटा सब लोग, इधर देखो, इधर देखो सारे। इस क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। अब इन सब क्रोमोसोम को मुझे सेंटर पे लाना पड़ेगा। मुझे सेंटर पे कहां लाना पड़ेगा? यहां पर। पहले सबसे पहले आप ये बात समझें, ये मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। अब इसको क्या बोल रहे हैं? एस्टर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इससे स्पिंडल फाइबर बन रहा है ऐसे। अब इस स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को सब पे, सारे क्रोमोसोम को सेंटर में ला दिया। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इस क्रोमोसोम को हमने सेंटर पर ला दिया किसी तरीके से, ठीक है। क्रोमोसोम को हमने क्या किया? सेंटर पर ला दिया। ध्यान दो, इसलिए देख लो तुम्हारी कॉपी में सुविधाएं नहीं है ना, तो ध्यान से बनाओ। असल में एमडी सर के डायग्राम परफेक्ट बनते हैं, वो जिधर बक्सा बना देंगे उतने में आ जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ मेरे तो डायग्राम खराब बनते हैं। इधर देखो बेटा, मैं क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका ये होमोलोगस है। यस, इस प्लेट पर जरूरी नहीं है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अगल बगल लगे हों। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे जोड़े हैं, ऐसे पेयर है जो सिर्फ मियोसिस में साथ आते हैं। इसके अलावा वो एक दूसरे को कभी पहचानते ही नहीं है। मेरी बात समझो, होमोलोगस का मतलब यहां इस पर आई कलर की जीन है तो इस पर भी आई कलर की जीन है, इस पे हेयर कलर की जीन है तो इस पर भी है। ये दोनों मान लो होमोलोगस है, ये होमोलोगस है, तो इनका अगल बगल होना जरूरी नहीं है। ये कब साथ आते हैं? सिर्फ मियोसिस के वक्त। सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात सुनना, ये मियोसिस में पढ़ेंगे, वो होमोलोगस थे इसलिए साथ आए, एक बात। दूसरा, साथ आए इसलिए होमोलोगस बोलते हैं। कौन सी ठीक है? फर्स्ट या सेकंड बोलो तुम अपने आप, एनसीईआरटी पढ़ो। जब वो साथ आए उसके बाद होमोलोगस बोलते हैं। यस, पढ़ लो एनसीईआरटी मियोसिस में लिखा हुआ। सुनो ध्यान से, जब वो साथ आए इसलिए उसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। पेयरिंग वो सिर्फ मियोसिस में करते हैं। पेयरिंग कहां करते हैं? सिर्फ मियोसिस में करते हैं। यदि मैं आपको एक क्रोमोसोम, एक क्वेश्चन दे दूं, क्रोमोसोम क्यों दूंगा, एक क्वेश्चन दे दूं जिसमें मैं ये बोलूं होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, ऑप्शन में स्किन सेल, लिवर सेल, हेयर सेल, और हम लिख दे मान लो स्पर्मेटोगोनिया, तो सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया मार्क करोगे, बाकी में होमोलोगस पेयर दिखता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, क्योंकि बाकियों में माइटोसिस हो रही है और उसमें मियोसिस हो रही है। लॉजिकली जब आप वो लाइन पढ़ोगे
तो 7 आने के बाद उसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। और होमोलोगस पेयर वाले जो जोड़े होते हैं ना, वो माइटोसिस वाली प्लेट पर जरूरी नहीं है एक दूसरे के बगल लगे हों, उनको फर्क ही नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात सुनेंगे। बहुत सारे स्पिंडल फाइबर आर पार निकल जाते हैं ऐसे, बहुत सारे आधे पे रुक जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो इस पर अटैच होते हैं, पर हर क्रोमोसोम पर 2 ही अटैच होते हैं। हर क्रोमोसोम पर कितने अटैच होते हैं? 2 अटैच होते हैं, और दोनों अपोजिट पोल से। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं सेल में कितने स्पिंडल फाइबर होते हैं, नंबर काउंट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली काउंट दोज स्पिंडल फाइबर जो किस पर अटैच हैं? क्रोमोसोम पर। किस पे अटैच है? क्रोमोसोम पर। तो आपके पास एक वर्ड है, इसको स्पिंडल फाइबर कहेंगे, ये भी स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। ये वाला जो अटैच है इसको भी स्पिंडल फाइबर कहेंगे, पर ऐसा स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम पर लगता है उसका नाम क्रोमोसोमल फाइबर है। वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर, बट वी कैन कैलकुलेट क्रोमोसोमल फाइबर, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या फिक्स है। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, और हर क्रोमोसोम पर 2 धागे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर हैं, हर क्रोमोसोम पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। इसीलिए क्रोमोसोमल फाइबर की संख्या कितनी होगी? 92। समझ में आ रहा है? पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोमल फाइबर की संख्या 28। हम स्पिंडल फाइबर नहीं गिन सकते, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बहुत सारे होते हैं। रियल में क्या होता है, अज्यूम करो, इधर देखो सारे, इस तरीके से एक सेल होता है, सेल में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्पिंडल फाइबर आ रहे होते हैं, तो कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे आर पार निकल जाते हैं, समझ आ रहा है, ऐसे आर पार चले जाते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, तो जैसे इस वाले पर ये क्रोमोसोम अटैच हो गया, इस वाले पर क्रोमोसोम अटैच हो गया। जब एक बार क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, फिर इन सबको सेंटर पे ले आते हैं। सही है, सेंटर पे ले आते हैं, पहले यहां अटैच करेंगे। और आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से बनते हैं, कुछ आर पार चले जाते हैं और कुछ पे क्रोमोसोम, क्योंकि स्पिंडल फाइबर की आंख तो है नहीं, उसको क्रोमोसोम कैसे दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हम बहुत सारे बनाते हैं, हिट एंड ट्रायल में कुछ अटैच जरूर होते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर? और वो कहां अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे। ये सोच पा रहे हो? अब वो उसमें से कुछ नीचे बैठे थे, कुछ ऊपर था क्रोमोसोम, कुछ नीचे था, फिर सबको किस पे लेके आते हैं? सेंटर पर। किसके सेंटर पर? स्पिंडल फाइबर के। ला कौन रहा है? सेल लेकर आ रहा है, स्पिंडल फाइबर लेके आ रहा है? स्पिंडल फाइबर लेके आ रहा है। तो हम किसके सेंटर पे लाते हैं? स्पिंडल फाइबर के। स्पिंडल फाइबर के सेंटर को क्या बोलते हैं? इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। आ रहा? समझ नहीं आ रहा? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट, ऑप्शन ए इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन बी इक्वेटर ऑफ सेल, ज्यादा सही ऑप्शन है इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्लियर है? सही है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पर हम लेकर आते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, इसका मतलब इस वाली स्लाइड पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो गए? स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल, या लिख सकते हैं फ्रॉम अपोजिट पोल। यस, अटैच टू सिस्टर क्रोमेटिड। यस, या क्रोमेटिड्स ऑफ वन क्रोमोसोम, या क्रोमेटिड्स ऑफ वन क्रोमोसोम। ये वाली बात समझ में आई? भाई एक क्रोमोसोम पर दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, इस पोल से भी, इस पोल से भी। देख रहे हो, ये रहा इस पोल से, ये रहा दूसरे पोल से, क्योंकि मुझे अलग क्या करने हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में खींच के अलग करना है, तो दोनों पोल से अटैच होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाले क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर दोनों एक ही पोल से लग जाए। ये समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम कहां आ जाते हैं? क्रोमोसोम लाई का मतलब आना, लाई एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्योंकि यहां पर सेल और स्पिंडल का इक्वेटर सेम है, इसलिए मैं एक और बात लिख सकता हूं, इक्वेटर ऑफ सेल। यस, क्लियर है? अब मेरी इधर देखेंगे, मेरी तरफ सारे, इधर देखो सारे। मान लो ये एक सिस्टर, ये रहा एक क्रोमेटिड, एक ये रहा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। एक धागा यहां, एक धागा यहां है।
ऐसे ही करके एक क्रोमोसोम यहां, एक यहां, एक यहां, क्योंकि आप सेल ध्यान से देखो 3D में एक स्फीयर होगा ऐसे, ऊपर से स्पिंडल फाइबर आ रखे हैं। तो इस क्रोमोसोम पर मान लो एक क्रोमोसोम ऐसे है, एक धागा यहां, एक धागा, एक इसको नीचे खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, ऐसे लगे हुए हैं। एक क्रोमोसोम, एक ये, एक ये। ऐसा नहीं होगा कि एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ ऐसे मूव करके, तो सब क्रोमोसोम का प्लेन सेम है। तो ये जो एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा चपटा, इसको हम बोलेंगे इक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है, किसकी प्लेन है? प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है किसका? ऑफ क्रोमोसोम। किसके स्पिंडल पर? इक्वेटर पे। एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल के उसको क्या बोलेंगे? नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। इसी को अपने मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफेजिक प्लेट का मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे सेंटर में लग जाएंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे 46 क्रोमोसोम लग गए। एक से धागा ऊपर है, एक से धागा नीचे है। समझ में आ रहा है? अब ये सारे एक प्लेन में लग गए, ये पूरी जो प्लेट बन गई उसको क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। क्लियर है? ह्यूमन के मेटाफेजिक प्लेट पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। मेटाफेजिक प्लेट का मतलब समझो, जैसे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, इससे एक धागा ऊपर है, एक धागा नीचे है, तो सारे क्रोमोसोम की अलाइनमेंट एक मान लो ऐसे है या ऐसे है, ऐसे, पर प्लेन सेम है, ऐसा इसी प्लेन में है। ऐसा नहीं कि कुछ क्रोमोसोम नीचे ऐसे है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक धागा मुझे ऊपर अटैच करना है, एक नीचे अटैच करना है। क्लियर है? अब क्योंकि ये 2D में तो लाइन दिखेगी, ये प्लेट थोड़ी दिखेगी, ये तो लाइन दिखेगी। अगर ये 3D होगा तो पूरी की पूरी क्या दिखेगी? प्लेट दिखेगी। क्लियर है? बहुत सारे स्पिंडल फाइबर आर पार निकल जाते हैं, सही है। जो अटैच होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर। आप स्पिंडल फाइबर काउंट नहीं कर सकते, आप क्या काउंट कर सकते हो? क्रोमोसोमल फाइबर काउंट कर सकते हो सकता है स्पेशल केस में, यहां पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्पिंडल पे बात करेंगे इस पे, ठीक है। बना लो एक बार। उसको क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं, ठीक है, उसी कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, क्योंकि वो क्रोमोसोम से जुड़े हैं। उनको आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ स्पीशीज पे, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं स्पीशीज में। सही है? पूछो भाई, कुछ और पूछना चाह रहा कोई? हाँ बेटा। किसमें? ह्यूमन लिगामेंट अगर सेल होगा तो होना चाहिए, ह्यूमन गैमेट्स में नहीं होता है। याद कर, मियोसिस 1 और 2 के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड की डिफरेंशिएशन से स्पर्म बनता है, डिफरेंशिएशन होता है, आगे वो डिवाइड नहीं करता। लेकिन प्लांट में हैप्लॉइड सेल जैसे माइक्रोस्पोर डिवाइड करता है, तो प्लांट में हैप्लॉइड की माइटोसिस हो जाती है। एनिमल, ह्यूमन में तो बिल्कुल ही नहीं होती, एनिमल्स में होती है, एक्सेप्शन है। वो कहां बताई? पार्थेनोजेनेसिस। हाँ बेटा। पता है पर बोलेंगे नहीं। 7 आए तो होमोलोगस बोला, वो फिक्स है, पर जब तक 7 नहीं आए तो जोड़ा नहीं बोलेंगे, है ना। बिना शादी के जोड़ा कैसे बोलेंगे? खराब लगेगा ना, है? सही है ना? ठीक है, चलो लिख लो, है ना। हाँ, शादी की बात करते वीटी सर की याद आ रही होती है ना। हाँ चलो, अब बिहार रह रहे हैं तो हो ही जाएगी सर की शादी, बिहार के हैं तो हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, गाड़ी पहले खरीद ली है सर, नहीं? हाँ। अब नहीं होता भाई, पढ़ ले। अरे नहीं होता भाई, अरे पढ़ ले भाई। तो जिस हिसाब से ऐसे पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा बता? तो दौड़ा हुआ हो जाएगा, नहीं? हाँ चलो, चले, लिखो जल्दी से। बेटा वो टैलेंटेड लोगों को पकड़ते हैं, सबको थोड़ी है। हाँ हाँ, ये बात सही कह रहा है। हाँ
चलो आगे चलते हैं। चले, हाँ बेटा, हाँ वो लाइन, हाँ इसी में साथ आने के बाद बोलते हैं, जो पेयरिंग के बाद बनते हैं ना उनको कहते हैं। इधर आ जाओ भाई, इधर देखो एक बार सारे बच्चे, ये डायग्राम देख पा रहे हो एक बार? इस डायग्राम में देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोल रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो हर क्रोमोसोम पे दो धागे और ये काइनेटोकोर दिख रहा है सबको, ये सेंट्रोमियर पर ये काइनेटोकोर है ये। तो हर क्रोमोसोम पर कितने धागे जुड़े हैं? दो। अब ये ऊपर है, सबको सेंटर पे लाना है, ये सेंटर पे ले आए, ये इक्वाटोरियल प्लेट है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। हमारे पास क्या होता है, मेनली मेनली यही वाला होता है। इधर देखो बेटा, फोकस करो, क्या हुआ बोल। मेटाफेज का पार्ट है, इसने इसलिए लिखा है कि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हर फेज का एक स्टार्ट इवेंट होगा, एक एंड इवेंट होगा और एक मेन इवेंट होगा जिससे इसको पहचानेंगे। दिस इज मेन इवेंट जिससे आप मेटाफेज आइडेंटिफाई करते हो, इसलिए उसने वो लिख दिया है। सही है। मेन मेटाफेज में किससे आइडेंटिफाई करता हूं? क्रोमोसोम का मेटाफेजिक प्लेट पे लगा होना। क्लियर है? एक्चुअल में इधर सुने भाई सारे, अगर आपको माइटोसिस की स्लाइड बनाने को मिलेगी, मान लो कॉलेज में या जहां भी है, तो आपको वहां पर स्पिंडल फाइबर नहीं दिखेंगे। तो अगर क्रोमोसोम दिखें जो ऊपर नीचे हो, तो तू पहचान ही नहीं पाएगा कि वो प्रोफेज में है कि मेटाफेज में है। मान लो स्पिंडल फाइबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर तुझे क्रोमोसोम लाइन से लगे हुए दिख जाएं, तो तू आइडेंटिफाई कर लेगा ये क्या है, मेटाफेज है। समझ आ रहा है? इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मेन फीचर क्या है? मेटाफेजिक प्लेट पे लगा होना। सही है। अब तू खुद सोचना, अगर स्पिंडल फाइबर ना हो तो मैं कैसे कहूंगा कि वो प्रोफेज नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अगर स्टेन ना हो तो नॉर्मली नहीं होता कुछ ऐसा है। यार तुम तो वो तो अपनी नॉलेज से बता रहे हो, वैसे थोड़ी पता चलेगा, स्लाइड में कुछ नहीं दिखता है, बहुत देर तक जूम वूम करते रहते हैं, कुछ पता होता नहीं चलता है। हाँ कुछ दिखता नहीं है वहां पे, तो एक ही काम होता है, बगल वाले में जिसका ये देखते रहो किसको दिख गया है ना, उसका सीधे माइक्रोस्कोप बदल लो ऐसे। हम तो यही करते थे। ठीक है, सीधे माइक्रोस्कोप उठा के साइड में, इधर लो, इधर देखो भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो हमारे पास स्पिंडल फाइबर दो तरीके से बनता है। एक अगर ऐसा बने जिसमें सेल का इक्वेटर, ये सेल का इक्वेटर है और स्पिंडल का इक्वेटर सेम है। समझ में आ रहा है? ये सेल है, इसका इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर क्या है, सेम है। सही है। उससे क्या होगा, सेल इक्वल डिवाइड होता है। उससे क्या होगा, सेल जब डिवाइड होगा ना, इक्वल साइज का सेल बनेगा, क्योंकि क्रोमोसोम जो होंगे इक्वल साइज का सेल बनेगा। मान लो यहां पर 46 क्रोमो, क्या कोई भी क्रोमोसोम 20 क्रोमोसोम लिख देते हैं, मान लो 20 क्रोमोसोम है, तो 20 क्रोमोसोम जो है वो 10 और 10 में डिवाइड होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि एक तो जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिवाइड हुआ है, 10-10 लिखेंगे, हे भगवान 20-20 लिखेंगे, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। किसी को समझ में आया 20-20 क्यों लिखेंगे? जेनेटिक मटेरियल कैसा डिवाइड हुआ है, इक्वल डिवाइड हुआ है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म भी क्या डिवाइड हुआ है, इक्वल डिवाइड हुआ है। ये बात समझ में आई है? साइटोप्लाज्म भी इक्वल डिवाइड हुआ। अब आगे की बात कर लेते हैं, इधर देखो भाई सारे। अब मैंने क्या किया है, स्पिंडल फाइबर यहां बना दिया है, ये मेरे पास सेल का इक्वेटर है, यस यस, और ये मेरे पास स्पिंडल का इक्वेटर है।
सेल हमेशा स्पिंडल के इक्वेटर से दो हिस्से में डिवाइड होता है। तो मेरे पास ये एक बड़ा सेल बन जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये कैसा बन गया, स्मॉल सेल। मान लो मेरे पास यहां भी 20 क्रोमोसोम थे, तो इसमें भी 20 आ जाएंगे और इसमें भी क्या आ जाएंगे, 20 क्रोमोसोम। ये समझ में आ रहा है, बोलो। तो यहां पर क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। मेरी बात समझ में आई है। और जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने का जिम्मा किसका है, स्पिंडल फाइबर का। जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिवाइड हुआ है। ऐसा एसिमेट्रिक स्पिंडल कहां दिखता है मुझे, माइक्रोस्पोर में। कहां दिखता है, माइक्रोस्पोर में, जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनाता है। याद आया, याद आया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जब बनाते हैं तब दिखता है मुझे। कोई डाउट है, बोलो बेटा, दोबारा बताऊं, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से समझ। मैं क्या बता रहा हूं, देख बच्चे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये सेल है ना, ये सेल है, तो इसका सेंटर ये है, और ये सेल बनाया, और ये स्पिंडल फाइबर है, इसका सेंटर ये है। तो सेल का सेंटर और स्पिंडल फाइबर का सेंटर सेम होता है, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर को हम नाम देते हैं सिमेट्रिक स्पिंडल। क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक स्पिंडल। समझ आ रहा है। उससे क्या होता है, जैसे अभी हमने ये मेटाफेज बनाया, इधर देख, मेटाफेज बनाया, इसमें कितने क्रोमोसोम लगे हैं, 4 लगे हैं। एनाफेज में ये चारों क्रोमोसोम बीच में से अलग होंगे, तो 4 ऊपर जाएंगे 4 नीचे जाएंगे, बराबर डिवाइड हो गया। 4 क्रोमोसोम थे, 4 ऊपर 4 नीचे चले गए, यही हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको देख, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिमेट्रिक स्पिंडल है, तो सिमेट्रिक स्पिंडल से क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक स्पिंडल से क्या होगा, हमारे पास सेल का इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर सेंटर सेम होगा, उससे सेल भी बराबर डिवाइड होगा, और क्रोमोसोम माइटोसिस पढ़ रहे हो तो बराबर डिवाइड होता ही है। लेकिन अगर स्पिंडल फाइबर साइड में बन जाए, साइड में बन गया, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर को आप क्या बोलोगे, एसिमेट्रिक। इसमें क्या होगा कि सेल हमेशा स्पिंडल फाइबर के सेंटर से डिवाइड करता है, तो एक सेल छोटा बन गया, एक सेल बड़ा बन गया। पर क्रोमोसोम जो है भाई, इस बड़े वाले सेल में क्रोमोसोम यहां गए, 20 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 20 नीचे चले गए, जैसे इसको डिवाइड किया था 4-4 को। तो क्रोमोसोम बराबर डिवाइड हुए हैं, साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी एक सेल को ज्यादा खाना देना है और दूसरे सेल को खाना नहीं देना है, फूड रिजर्व नहीं देना है। समझ में आ रहा है, ये एक्सेप्शन है। एसिमेट्रिक स्पिंडल क्या होती है, एक्सेप्शन डिवीजन होती है, एक्सेप्शन होती है ये, और ये मेन डिवीजन होती है। मेनली हमारे पास क्या होता है, इसी तरह की डिवीजन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक समझ में आ गया। ठीक है, नोट करें जल्दी से। ये आप कहां पढ़ते हो, पॉलन ग्रेन बनाते वक्त, पॉलन ग्रेन, जहां पर आप क्या करते हो, माइक्रोस्पोर को डिवाइड करते हो, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनाते हो। जल्दी करेंगे। लिख लिया बेटा, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। एनाफेज बता रहे हैं जल्दी से, ठीक है। टाइम नहीं हुआ भाई, अभी लेट स्टार्ट हुई आपकी क्लास। हाँ, कौन बोल रहा है, अभी इसको भगा देते हैं, रुको भी। हाँ, इसको भगा देंगे, मिल्का बन जाएगा नहीं। हाँ, गोल्ड मेडल लेके आएगा सीधे। हाँ, हाँ, फिर मेरे इंटरव्यू में मेरा नाम लेगा ना। हाँ, सही है।
अब क्योंकि क्रिकेट तो है नहीं, गोल्ड मेडल आके फिर चाय बेचनी पड़ेगी, है ना। बाकी स्पोर्ट्स की तो यही हालत है? चलो आओ। चलिए ध्यान से, चलिए एनाफेज की बात करेंगे। लिख लिया सबने? कितना धीरे लिखते हो यार तुम लोग। दिक्कत ये है कि तुम लोग को पेपर मिल जाएगा तो भी पास नहीं होगे, इसलिए खुद से पढ़ लो। हाँ हाँ, नहीं बताओ, तुम्हारे लिए तो 3-4 दिन पहले लीक करना पड़ेगा ना, है पहले रटवाओ फिर स्पीड लाओ, है ना। हाँ उसके बाद भी नहीं होगा। अरे मुझे पता है भाई, और 3-4 दिन पहले दे दिया तो तुम अपने एक दोस्त को देखे, किसी को नहीं बताना, सबके पास आ जाएगा। आधी पब्लिक के पास आ जाएगा पेपर 3-4 दिन में तो नहीं। हाँ। हर कोई अपने एक दोस्त को देखे कहेगा तुम मत बताना नहीं किसी को। हाँ हाँ, अरे नहीं होगा यार, मुश्किल चांस। तुम्हारे पास टाइम नहीं है बेटा, तुम लोग दे भी नहीं पाओगे, पढ़ लो इसलिए। आओ एनाफेज की बात करते हैं। क्या देने जाओगे अब? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद? अगली बार पढ़ दो सीधे। ठीक है चलिए। एनाफेज में क्या होता है सुन लो ध्यान से भाई सारे, पहले सुन लो ध्यान से। एनाफेज में क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज जो था, सॉरी मेटाफेज के एंड में क्या था, मुझे मेरे पास बताओ जरा। एंड ऑफ मेटाफेज में क्या था? सारे के सारे क्रोमोसोम किस पे आ गए थे? एंड ऑफ मेटाफेज पे सारे के सारे क्रोमोसोम, ऑल क्रोमोसोम कहां थे? मेटाफेजिक प्लेट पर थे। कहां थे? मेटाफेजिक प्लेट पर थे। इस बात में कोई डाउट है? सही है। अब क्या होगा बेटा? स्टार्ट ऑफ एनाफेज, स्टार्ट ऑफ एनाफेज में क्या होगा? ध्यान से सुने बच्चे। एनाफेज के स्टार्टिंग में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट कर जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे? स्प्लिट कर जाएंगे। स्प्लिट कर जाएंगे कैसे? साइमल्टेनियसली। ये क्या होता है? एक साथ, मतलब सारे के सारे, इधर देखे सारे, बेटा इधर ध्यान रखो। इधर देखो बेटा, ये मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, कितने क्रोमेटिड है इस पे? एक क्रोमोसोम है। और कितने क्रोमेटिड हैं? 2। अब ये आपस में ये अलग हो जाएगा ऐसे, इधर देखें सारे, ये इस तरीके से अलग हो गए। स्प्लिट होने का मतलब होता है ये अलग होना ऐसे। इस पर मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर, ऐसे। अब यहां पर वो मेन लाइन है जिस पे आपने खास ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने ये बोला है यहां पे कि ये जो बने हैं अब ये अब 2 डॉटर क्रोमोसोम है। ये क्या है? 2 डॉटर क्रोमोसोम है। किसके डॉटर क्रोमोसोम है? फ्यूचर न्यूक्लियाई के। मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। टोटल ये 46 क्रोमोसोम होते, 46 बीच में से अलग हो जाते, तो जो फ्यूचर में 2 न्यूक्लियस बनेंगे ना, उसके ये अब डॉटर क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? पहले ये क्रोमैटिड थे। पहले क्या थे? क्रोमैटिड थे। अलग होने के बाद अब ये क्या है? क्रोमोसोम है। सही है। तो जो डॉटर क्रोमोसोम है ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई, जो फ्यूचर में जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे ना, 2 न्यूक्लियस की वजह से ये क्या लिख रहा है? न्यूक्लियाई लिख रहा है। तो फ्यूचर न्यूक्लियाई के ये डॉटर क्रोमोसोम है। यही वो समय होता है जब टेम्पररी क्रोमोसोम की संख्या माइटोसिस में डबल हो जाती है। पूरी सेल साइकिल में अगर माइटोसिस है, कभी भी क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती। एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें बहुत कम समय के लिए क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है। अगर ये 46 क्रोमोसोम थे तो डबल होके कितने हो जाएंगे? 92। पर क्योंकि एनाफेज बहुत शॉर्ट है, जल्दी से क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाता है और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि बहुत कम समय के लिए
किस फेज में हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, वो एनाफेज है। समझ आया? अब ये क्रोमोसोम जो है इसको खींचा जा रहा है। खींच कौन रहा है? स्पिंडल फाइबर। ऐसे तो ये ऐसे बेंड कर जाएंगे, इस तरीके से बेंड कर जाएंगे। सही है? इस तरीके से क्या कर जाएंगे? ये बेंड कर जाएंगे। एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सेंट्रोमियर है वो किधर जा रहे हैं? डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं? पोल की तरफ। पोल की तरफ ये जा रहे हैं बेटा। देखो आप समझो ध्यान से, इस पूरे उस पर सेंट्रोमियर को खींचा जा रहा है, आर्म्स को नहीं खींचा जा रहा है। तो जिसको खींचेंगे वो किसकी तरफ जा रहा है? पोल की तरफ। आर्म्स पीछे रह जाएंगी। तो एनसीईआरटी लिखती है जो आर्म्स हैं, आर्म नहीं आर्म्स मतलब दो आर्म, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। ट्रेलिंग बिहाइंड समझ में आता है? पीछे रह गई। यस। तो पहले इसको क्रोमोसोम कह रहे थे, अब इनको क्रोमोसोम कह रहे हैं। मैं नोट में लिख सकता हूं इस बात को कि फॉर वेरी लेस टाइम क्रोमोसोम की संख्या क्या हुई है? क्रोमोसोम का नंबर इज डबल। बहुत कम समय के लिए क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ है? डबल हुआ है। ह्यूमन का सेल होगा तो बहुत कम समय के लिए 92 हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं किसके अवे? मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। और कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मूव टू, कहां जा रहे हैं? पोल। अब मेरी इधर बात लास्ट, बस ये लिखना आपने, खत्म हो गया समय भी। इधर ध्यान दो, अरे इधर देख लो बस, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब ये, इधर सुनो ध्यान से, जब ये क्रोमोसोम इस पर जुड़ा हुआ था, ध्यान दो, जब ये इस पर जुड़ा हुआ तो ये बहुत बड़ी थी स्पिंडल फाइबर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पिंडल फाइबर की लेंथ किस फेज में घटती है? एना फेज में। क्योंकि ये घटते हुए ना, पहले यहां पे था, ये लेंथ घटी है इसकी, पहले यहां था ना ये, तो लेंथ किसकी घटी है? स्पिंडल फाइबर की, तब खींचा गया इसको। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ कब घटती है? एना फेज में। सही है? एना फेज में लेंथ घटती है स्पिंडल फाइबर की। मेरी बात सुने ध्यान से, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए थे वो अलग हो गए, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। खींचा कहां से जा रहा है? सेंट्रोमियर से। जब सेंट्रोमियर से खींचोगे तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है, ये आर्म्स जो है ये बेंड हो जाती हैं, बेंड हो जाती है, तो ये पीछे रह जा रही है। यहां तक क्लियर है? बोलो। ठीक है, यहीं तक लिख रहे हैं इसको, इसके आगे कल फिनिश कर, रुक जाओ 1 मिनट पहले, इसको नोट कर लो। और कल के नोट्स भी नहीं आए आपके? आए थे? किसी का मैसेज तो आया नहीं। कहां नहीं जाता है? जाता है भाई, मैं भेज पाता हूं। आप नहीं भेज पाते हो? हैं? कल का पीडीएफ नहीं भी भिजवा रहे। ये लिख लो बेटा जिसको लिखना है। जाओ 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 जाओ, जिसको जाना जाओ। पता नहीं ऐसे जाते एक दो आदमी रास्ते में खा जाना तुम लोग, इतना भूख लगा तुम्हें, है ना? सही है? एक दो रास्ते में पकड़ के खा जाना। तुम लोग इतने मोटे तगड़े हो, तो मुझे लग नहीं रहा पकड़ पाओगे, है ना? तुम्हें ही पकड़ के खा जाएगा कोई। अजीब हाल है। जल्दी कर लो बेटा।
जल्दी कर ले भाई। कर लो बेटा, ला।